हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो नाम पर से ही इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब इक्वल पोटेंशियल, और सरफेसेस मतलब कि इक्वल पोटेंशियल वाले सरफेसेस, राइट। जैसे कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करता है, राइट, आउटवर्ड डायरेक्शंस। अब अगर हम लोग इस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड सर्कल्स एज्यूम करें, जैसे कि यहाँ पर एज्यूम किए हुए हैं, वैसे एक पर्टिकुलर रेडियस वाले अगर सर्कल्स होंगे तो वहाँ पर एक सर्कल पे सेम पोटेंशियल्स मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो डिस्टेंसेस है एक सर्कल पे वो सारे डिस्टेंस सेम होंगे। तो सेम डिस्टेंस पे हमें पोटेंशियल की जो वैल्यूज़ है वो भी सेम मिलेगी, राइट। मान लीजिए कि मैं एक आर रेडियस वाला एक सर्कल एज्यूम कर रहा हूँ, तो आर रेडियस वाले सर्कल में मुझे यहाँ पर पोटेंशियल मिलेगी V इज़ इक्वल टू के, चार्ज है Q और जो डिस्टेंस है वो R। तो उसके सभी पॉइंट पे मान लीजिए कि ये एक सर्कल है, राइट, तो उसके सभी पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल की वैल्यू सेम मिलेगी, क्योंकि सभी पॉइंट एक ही डिस्टेंस पे है और वो R डिस्टेंस है, राइट। तो यहाँ पर पोटेंशियल अगर सेम होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे इक्वी पोटेंशियल, और एक ही सरफेस पे सारे पोटेंशियल्स की वैल्यू अगर सेम होगी तो उसको बोलेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, राइट। तो यहाँ पर जो चार्ज है, कोई भी सिंगल चार्ज होगा तो सिंगल चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को, राइट, बाहर की तरफ रखेगा। जैसे कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को रेडियली बाहर की तरफ प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर सारे पॉइंट्स पे हम लोग एक इक्विपोटेंशियल सरफेस एज्यूम कर सकते हैं, राइट। अलग अलग सर्कल पे अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, राइट। अब मान लीजिए कि हमारे पास ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब इस इक्विपोटेंशियल सरफेस में मेरे पास एक चार्ज है Q जितना। अब उस चार्ज को अभी पॉइंट A पर है, उसको मुझे पॉइंट B पर ले जाना है। तो इस चार्ज को हम लोग ट्रैवल कराएंगे A टू B पर। तो यहाँ पर कितना वर्क करवाना पड़ेगा वो क्वेश्चन है। बट मान लीजिए कि यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हो जाएगा ज़ीरो, क्योंकि सभी जगह पर पोटेंशियल की वैल्यू तो सेम है। तो अगर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी नहीं मिलेगा। तो उसके हिसाब से वर्क की जो फॉर्मूला होगी वो होगी W इज़ इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। अब डेल्टा वी यहाँ पर ज़ीरो है तो वर्क डन की फॉर्मूला भी यहाँ पर हो जाएगी ज़ीरो। तो हमेशा आप लोगों को ये याद रखना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में कभी भी कोई भी चार्ज को मूव करवाएंगे तो वहाँ पर वर्क डन ज़ीरो मिलेगा, राइट। अब मान लीजिए कि मेरे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगे और एक दूसरे के सेम डिस्टेंस पे होंगे, तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से मिलने वाले इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस कुछ हमें प्लेन्स मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पर इक्वी पोटेंशियल सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली आगे बढ़ रहे हैं, राइट। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस में है, राइट। और हमारा जो प्लेन है, जो प्लेन बना हुआ है वो वाई जेड के प्लेन के पैरेलल है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस और प्लेन वाई जेड के पैरेलल है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर हुआ, राइट। दूसरी चीज़ कि हमारे पास अगर पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज के कारण जो हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगी वो सर्क्यूलर मिलेगी। तो हमेशा याद रखना है कि पॉइंट चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस सर्कुलर मिलेगी। तो यहाँ पर अलग अलग सर्कल्स ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पर अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस मिल रही है। जैसे कि ये सबसे बाहर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वहाँ पर पोटेंशियल कुछ और होगा, अंदर का जो सर्कल है वहाँ पर इक्विपोटेंशियल कुछ और होगा, फिर और अंदर जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होती जाएगी। बट एक सर्कल पे पोटेंशियल हमें सेम मिलने वाले हैं,
राइट। सिमिलरली यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के लिए भी सेम चीज़ लागू होगी, राइट। अब मैं दो पॉजिटिव चार्ज को एक दूसरे के नज़दीक रखता हूँ तो वहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ ऐसे फॉर्म होगा, जो सबसे एंड में जो सरफेस मिल रही है वो लगभग एक ही सरफेस की जैसे बिहेव करेगा, राइट। और अंदर की जो सरफेस है वो तो सर्कुलर मिल ही रहे हैं, तो ये सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस है, बट अलग अलग सर्कल के पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग मिलेगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का यहाँ पर हम लोग रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, राइट, और दो हमने सरफेसेस लिए, जो नीचे की सरफेस है जिसको हम लोग ए बोलेंगे, उस सरफेस का पोटेंशियल है वी, और ऊपर की जो सरफेस है उसका पोटेंशियल थोड़ा बड़ा हुआ है, वो है वी प्लस डेल्टा वी। अब ये दोनों ही इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मतलब कि ए पे सभी जगह पर पोटेंशियल सेम होंगे, कितने होंगे वी, और बी पे सभी जगह पर पोटेंशियल सेम होंगे, कितने होंगे वी प्लस डेल्टा वी, राइट। अब यहाँ पर हम लोग जो डेल्टा वी है, जो चेंज है पोटेंशियल का, राइट, तो वो पोटेंशियल का चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो पोटेंशियल में जो चेंज होगा उसके बिल्कुल ही बराबर होगा, राइट। अब यहाँ पर जो बी सरफेस है उस पर हम लोग एक पॉइंट एज्यूम करेंगे, यहाँ पर ये वाला पॉइंट एज्यूम किया हमने, राइट। अब उस पॉइंट पे अब ए टू पी, मतलब पी पॉइंट बी सरफेस पे है, तो ए टू पी का जो डिस्टेंस है वो है डेल्टा एल, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एक पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को बी सरफेस से ए सरफेस पे लाने वाला हूँ, राइट। तो पॉजिटिव चार्ज को बी टू ए लाने के लिए जितना वर्क करवाना होगा वो हम लोग यहाँ पर सोचेंगे। तो यहाँ पर वर्क होगा वो उसकी फॉर्मूला W वर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डेल्टा एल, राइट। तो ये वर्क डन की फॉर्मूला हो गई। अब यहाँ पर जो वर्क डन है वो भी एक पोटेंशियल के डिफरेंस के जितने होंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर कितना मिलेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा फाइनल पोटेंशियल, तो हम लोग ए पे आने वाले माइनस इनिशियल पोटेंशियल बी से गए थे, तो फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, राइट। अब दोनों के वर्क को हम कंपेयर कर देंगे, तो दोनों के वर्क को कंपेयर करने से यहाँ पर फॉर्मूला मिलेगी मोड ऑफ वेक्टर ई डेल्टा एल इज इक्वल टू वी ए। वी ए का पोटेंशियल कितना है, तो वो है वी जितना, और वी बी का पोटेंशियल तो वो है वी प्लस डेल्टा वी, राइट। तो यहाँ पर वी कैंसल, माइनस डेल्टा वी बचेगा, तो डेल्टा वी, और लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़। अब इस फॉर्मूला में यहाँ पर डेल्टा वी हमें नेगेटिव मिल रहा है, राइट। अब मॉड वेक्टर ई को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो मॉड वेक्टर ई सब्जेक्ट, तो यहाँ पर फॉर्मूला होगी माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एल। बट अगर मैं पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड ले लूँ तो फॉर्मूला कुछ ऐसी हो जाएगी पॉजिटिव मॉड ऑफ डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एल, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल अपॉन लेंथ, जो लेंथ यहाँ पर चार्ज ने कवर किया था वो लेंथ आएगा, राइट। तो ये हमें रिलेशन मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच। अब हमें यहाँ पर दो चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। पहली है कि जिस डायरेक्शन में जो भी पोटेंशियल है उसमें डिक्रीज़ होता है, जो भी पोटेंशियल डिक्रीज़ होता है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ऊपर की तरफ है, तो हमें समझ जाना है कि पोटेंशियल यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा है, राइट। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, वैसे वैसे पोटेंशियल डिक्रीज़ होगा, और जितनी स्पीड से हम लोग ऊपर जाएंगे उतनी ही स्पीड से पोटेंशियल डिक्रीज़ होने वाला है, राइट। फिर दूसरी चीज़ हमें ये ध्यान में रखनी है कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रो पोटेंशियल, मतलब कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर जो भी हमने यूनिट डिस्प्लेसमेंट किया है उसके पोटेंशियल के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड जितना होगा,
राइट। फिर से मैं रिपीट करूँगा, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उसके इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो यूनिट डिस्प्लेसमेंट, राइट, हम लोग यूनिट डिस्प्लेसमेंट मतलब कि 1 मीटर जितना डिस्प्लेसमेंट ये सोच सकते हैं। तो यूनिट डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से जो भी पोटेंशियल में डिफरेंस होगा उस डिफरेंस का मैग्नीट्यूड जितना वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, राइट। अब यहाँ पर हम लोग सिस्टम ऑफ चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमारे पास दो चार्जेस है Q1 एंड Q2। तो Q1 और Q2 जैसे हमारे पास दो चार्जेस है, उसके जो पोजीशन वेक्टर्स है वो है R1 R2 रिस्पेक्टिवली, ओके। अब Q1 Q2 चार्जेस को हमें यहाँ पर सिस्टम अगर बनाना है तो दोनों को पहले इनफाइनाइट डिस्टेंस से लाना पड़ेगा, फिर वहाँ पर हम लोग वर्क फाइंड कर पाएंगे, राइट। तो पहले हम लोग Q1 को इनफाइनाइट डिस्टेंस से लाएंगे। तो Q1 इनफाइनाइट डिस्टेंस से लाए यहाँ पर इस पॉइंट पे, राइट। तो उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा वो है R1, राइट। तो Q1 का पोजीशन वेक्टर हमें R1 मिला ओरिजिन से, ओरिजिन पॉइंट को O ले लेते हैं। अब मैं यहाँ पर Q1 की वजह से उतने डिस्टेंस पे, मतलब कि मुझे P पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है किसी P पॉइंट पे, तो O टू P में लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और वो डिस्टेंस है R यहाँ पर Q1 टू P पॉइंट, तो यहाँ पर R1P डिस्टेंस होगा Q1 चार्ज टू P पॉइंट। तो वहाँ पर Q1 की वजह से P पॉइंट पे मिलने वाला पोटेंशियल, उसकी फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिखूँगा, वो है V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 अपॉन R1P। तो उतना डिस्टेंस होगा ये, राइट। अब जो R1P है वो एग्जैक्टली क्या है, Q1 से P तक का डिस्टेंस, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, Q2 चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से अब हम लोग किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लाएंगे। तो वहाँ पर Q2 पे कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो Q2 वर्क, राइट, इज इक्वल टू वर्क ऑन Q2 भी यहाँ पर बोल सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। मान लीजिए कि Q2 हम लोग यहाँ पर इस पॉइंट पे लाए, यहाँ पर Q2 है, तो ये R12 डिस्टेंस मतलब कि Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस, राइट। तो वर्क ऑन Q2 ये फॉर्मूला हमें मिल गई, राइट। अब उसके बाद दोनों के कारण मिलने वाला टोटल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जब कभी भी सिस्टम यहाँ पर जो चार्जेस की वजह से जो सिस्टम बना है उसके कारण मिलने वाला पोटेंशियल एनर्जी, तो उसकी फॉर्मूला होगी U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12, मतलब कि दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो ये पूरी पोटेंशियल एनर्जी हमें मिल गई पूरे सिस्टम की, राइट। तो यहाँ पर मान लीजिए कि Q2 को पहले लाए होते और Q1 को बाद में लाए होते, तो फिर भी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला तो यही रहने वाली थी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो भी हम लोग यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं वहाँ पर पोजीशन इम्पॉर्टेंट है, ना कि कौन से चार्ज को पहले लाया गया है कौन से चार्ज को बाद में, ओके। तो यहाँ पर पोजीशन इम्पॉर्टेंट है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर Q1 और Q2 दोनों के ही मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन ज़ीरो, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही चार्ज लाइक चार्जेस है। तो लाइक चार्जेस में पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव मिलती है, राइट। और यहाँ पर सेम चीज़ में अगर हम लोग अनलाइक चार्जेस की बात करें, तो अनलाइक चार्जेस में यहाँ पर जो भी वर्क होता है वो फोर्स के ऑपोजिट करना पड़ता है। तो अनलाइक चार्जेस क्या होगा, तो Q1 और Q2 दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव होगा, तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव मिलेगी, राइट। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, क्योंकि लाइक चार्जेस में जो भी वर्क करना पड़ता है वो फोर्स के डायरेक्शन में ही करना पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी। बट यहाँ पर जो भी वर्क करना पड़ता है वो फोर्स के ऑपोजिट करना पड़ता है, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव मिलती है, राइट। अब मान लीजिए कि अब हम लोग सोचेंगे तीन सिस्टम
राइट। 3 चार्जेस का सिस्टम हम लोग यहाँ पर सोचने वाले हैं। अब 3 चार्जेस का सिस्टम तो वहाँ पर 3 पोजीशन वेक्टर्स भी होंगे। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि Q1 को इनफाइनाइट डिस्टेंस से लाऊंगा, राइट। तो पहले इक्वेशन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले Q1 को हम लोग इनफाइनाइट डिस्टेंस से इस पॉइंट पे लाएंगे, बट उससे पहले ये Q2 और Q3 को अभी हम लोग नहीं लाए हैं। तो यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है Q1 के अलावा, सिर्फ Q1 को ही यहाँ पर हमने इनफाइनाइट डिस्टेंस से इस पॉइंट पे रखा है। तो जब कभी भी हम लोग ऐसे चार्ज को यहाँ पर लाएंगे तो Q1 पे जो भी वर्क करवाएंगे वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि Q1 एक ही है यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई भी वर्क करवाना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि कोई भी चार्ज नहीं है। कोई भी चार्ज नहीं है तो कोई पोटेंशियल नहीं है, कोई पोटेंशियल नहीं है तो कोई वर्क नहीं करवाना पड़ेगा। तो Q1 तो ऐसे ही आएगा बिना वर्क के। अब हम लोग Q1 के बाद Q2 को इस पॉइंट पे ला रहे हैं। तो Q2 को यहाँ पर लाने के लिए अब हमें यहाँ पर कुछ वर्क करवाना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर Q2 को लाने के लिए करना पड़ता जो वर्क है वो उसकी फॉर्मूला में लिख रहा हूँ Q2 V1, क्योंकि पोटेंशियल तो Q1 का ही लगेगा यहाँ पर। तो Q2 इंटू V1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला होगी Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R12, राइट। तो यहाँ पर ये वर्क की फॉर्मूला हो गई। अब यही वर्क की फॉर्मूला हम लोग उसको बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी। यही चीज़ पोटेंशियल एनर्जी भी हम लोग बोल सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर Q1 और Q2 दोनों की ही वजह से जो पोटेंशियल मिल रहा है उस पोटेंशियल की यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, बट पोटेंशियल के लिए एक P पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं कि Q1 और Q2 की वजह से एक पर्टिकुलर P पॉइंट पे मिलने वाला पोटेंशियल। तो यहाँ पर उसकी फॉर्मूला होगी V, दोनों के ही कारण मिलने वाला पोटेंशियल, तो V12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन ब्रैकेट Q1 अपॉन R1P, मतलब कि पहले चार्ज से P पॉइंट तक का डिस्टेंस, प्लस Q2 अपॉन, राइट, R2P, मतलब कि दूसरे चार्ज से P पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो ये हो गया P पॉइंट पे मिलने वाला पोटेंशियल, राइट। अब हम लोग Q3 चार्ज को लाएंगे। तो Q3 चार्ज को इस पॉइंट पे लाने के लिए करवाना पड़ता जो वर्क है वो यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो देखो, जब कभी भी Q3 यहाँ पर आएगा ना, तो पहले से ही Q1 और Q2 है, तो उनकी वजह से यहाँ पर इस पॉइंट पे पोटेंशियल भी लगेगा। तो यहाँ पर करना पड़ता वर्क, वो हम लोग यहाँ पर उसकी फॉर्मूला लिखेंगे। तो अब जो वर्क करना पड़ेगा वो है Q3 इंटू V12, राइट, क्योंकि पोटेंशियल तो दोनों की वजह से होगा, फर्स्ट चार्ज की वजह से और सेकेंड चार्ज की वजह से, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन ब्रैकेट Q1 Q3 अपॉन R13, राइट, प्लस Q2, राइट, Q3 अपॉन R23, राइट। तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी। अब मैं पूरे सिस्टम का यहाँ पर फॉर्मूला लिखूँगा, पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। वो फॉर्मूला होगी U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R12, मतलब कि Q1 और Q2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो, Q1 Q3 अपॉन R13, मतलब कि 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस, एंड Q2 Q3 अपॉन R23, मतलब कि 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस। तो ये हमें पूरी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिल गई, राइट। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, मतलब कि उनके पोजीशन पे डिपेंड करता है और चार्जेस की वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है, राइट। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स है, इसीलिए यहाँ पर जो वर्क हो रहा है वो वर्क पाथ से इंडिपेंडेंट है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 charges are arranged at the corners of a square ABCD of side D as shown in figure. Find the work required to put together this arrangement. Okay,
तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक का स्क्वायर दिया गया है, उस स्क्वायर की जो साइड है वो है डी जितनी, राइट। हर एक वर्टाइसिस पे यहाँ पर चार्जेस रखे गए हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू। तो ये जो भी हमने सिस्टम अरेंज की है उसको साथ में रखने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा वो पहले हमें फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पर पहले वो चीज़ हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो पहले फर्स्ट चार्ज को यहाँ पर प्लेस करने के लिए, मतलब कि फर्स्ट चार्ज को अगर प्लेस करेंगे तो दूसरा कोई चार्ज ही नहीं था। अगर कोई भी चार्ज नहीं है और फर्स्ट चार्ज को यहाँ पर प्लेस करना है तो वहाँ पर वर्क डन ज़ीरो होगा, राइट। क्योंकि कोई और चार्ज ही नहीं है कि जो उस चार्ज पे, उस पोजीशन पे कोई पोटेंशियल लगाए, तो इसीलिए फर्स्ट चार्ज को प्लेस करने के लिए कोई भी वर्क की ज़रूरत नहीं है। अब सेकेंड के लिए बात करें तो सेकेंड चार्ज मतलब कि बी को यहाँ पर प्लेस करना है। तो बी के लिए अब पहला चार्ज है तो उसका पोटेंशियल बी पे लगेगा, तो उस पोटेंशियल के हिसाब से यहाँ पर वर्क की फॉर्मूला लिखूँगा। तो वर्क की फॉर्मूला यहाँ पर होगी सेकेंड के लिए, तो W इज इक्वल टू जो चार्ज हम लोग रख रहे हैं वो चार्ज मतलब माइनस क्यू इंटू ए पॉइंट के द्वारा बी पॉइंट पे लगने वाला पोटेंशियल, तो वो होगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन ज़ीरो। और दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, D जितना, तो D आएगा, राइट। तो इज इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन ज़ीरो इंटू डी, राइट। तो ये सेकेंड चार्ज मतलब कि बी पर माइनस क्यू चार्ज को रखने के कारण जो वर्क करना पड़ रहा है उस वर्क की हमने फॉर्मूला लिख ली। अब थर्ड के लिए बात करेंगे, राइट। तो थर्ड चार्ज मतलब कि सी पॉइंट पे रखेंगे। सी पॉइंट पे कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज रखेंगे। तो अब प्लस क्यू चार्ज सी पॉइंट पे रखेंगे तो उससे पहले तो दो चार्ज आ चुके हैं बी पॉइंट और ए पॉइंट पे, तो उनकी वजह से जो पोटेंशियल मिलेगा वो भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो पहले हम लोग उसकी फॉर्मूला अगर लिखें W, ये W1 है, ये W2 है, ये W3 है, राइट। तो प्लस क्यू इनटू पोटेंशियल ऑफ टू अदर पॉइंट्स A एंड B। तो पहला ए से मिलने वाला पोटेंशियल, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ये एक डायमेट्रिकल पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है ए टू सी पर। तो ये डायमेट्रिकल पॉइंट है तो वो डिस्टेंस एक हाइपोटेनियस हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर ए पॉइंट पे कितना चार्ज है, पॉजिटिव क्यू, तो पॉजिटिव क्यू चार्ज, राइट, अपॉन यहाँ पर फॉर्मूला होगी 4 पाई एप्सिलॉन ज़ीरो। और जो डायमेट्रिकल पॉइंट है जो हाइपोटेनियस मिल रहा है उसका डिस्टेंस यहाँ पर होगा √2 इंटू डी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जब कोई भी दो साइड सेम होगी तो उसके कारण जो हाइपोटेनियस बनेगा वो √2 इंटू डी डायरेक्टली हो जाएगा। तो ये ए टू सी की हमें फॉर्मूला मिली, प्लस अब बी टू सी जो पोटेंशियल मिलने वाला है वो, तो माइनस क्यू, क्योंकि वहाँ पर बी पे चार्ज कितना है, माइनस क्यू, 4 पाई एप्सिलॉन ज़ीरो इंटू डी। तो ये हो गया पूरा वर्क, राइट। सी पर चार्ज रखने के कारण जो वर्क करना पड़ रहा है उसकी फॉर्मूला आप लिख लिए। अब उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो W3 इज इक्वल टू, सिंप्लीफिकेशन में जो Q टर्म्स है ब्रैकेट में से वो कॉमन हो जाएगा, तो सारे टर्म्स कॉमन रखेंगे तो माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन ज़ीरो इंटू डी। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो वो बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन √2 बचेगा। तो ये हो गया वर्क डन, राइट। अब फोर्थ चार्ज को डी पॉइंट पे रखने के लिए जो भी वर्क करना पड़ेगा उसकी फॉर्मूला अब लिखूँगा। तो यहाँ पर W, राइट, इज इक्वल टू W4 आ जाएगा। अब इज इक्वल टू, अब वहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है तो माइनस क्यू ब्रैकेट। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि दो टर्म सेम है, मतलब कि ए पॉइंट और सी पॉइंट। तो ए और सी दोनों को ही सम करके ही मैं डायरेक्ट लिखूँगा, क्योंकि ए टू डी डिस्टेंस सेम है और यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, सी टू डी भी डिस्टेंस सेम है, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो दोनों को साथ में ही लिखूँ तो 2 इंटू, राइट, यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन ज़ीरो इंटू डी, राइट। ये फॉर्मूला आ जाएगी।
फिर बाद में यहाँ पर जो B बचेगा, B के कारण D पर मिलने वाला पोटेंशियल, तो वहाँ पर होगा -Q/4πε0। अगेन यहाँ पर कितना डिस्टेंस होगा, तो B2D अगेन एक हाइपोटेनियस बन रहा है यहाँ पर B2D, राइट। तो हाइपोटेनियस क्या डिस्टेंस होता है, √2 इंटू डी, तो यहाँ पर भी √2 आएगा इंटू डी, ब्रैकेट कंप्लीट, राइट। तो ये जो डी पे चार्ज रखा गया उस पे जो वर्क करना पड़ा उसकी फॉर्मूला हमने लिखी। अब इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट। तो W4 में, तो उसको सिंप्लीफाई करने से ये हमें फॉर्मूला मिलेगी -Q²/4πε0D ब्रैकेट 1 - 1/√2। अब हमने जितने भी वर्क यहाँ पर फाइंड आउट किए हैं, 4 वर्क फाइंड आउट किए, तो चारों वर्क को यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे, राइट। तो W1 + W2 + W3 + W4 कर देंगे। तो उसके कारण यहाँ पर जो समेशन होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। अब उसका भी यहाँ पर जो सिंप्लीफिकेशन होगा वो कैसे होगा, तो 1 + 1, राइट, +2 तो 4 आ जाएगा, और 4 यहाँ पर -1/√2 -1/√2 दो बार है, राइट। तो यहाँ पर उसका सिंप्लीफिकेशन वो यहाँ पर आएगा W = -Q²/4πε0 इंटू डी ब्रैकेट 4, राइट, -2/√2। अब ये 2/√2 अगर करें तो इसका सिंप्लीफिकेशन भी यहाँ पर वो होगा, तो वो सिंप्लीफिकेशन में यहाँ पर 2 है, 2 मतलब कि 2√2 इंटू √2, तो एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा √2। तो ये उसका आंसर होगा, राइट। तो टोटल वर्क डन फॉर्मूला हमने ये फाइंड कर लिए। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में a charge QO is brought to the center E of the square, the 4 charges being held fixed at its corners, how much extra work is needed to do this? Okay, तो यहाँ पर 4 चार्जेस है, पॉजिटिव Q नेगेटिव Q, पॉजिटिव Q नेगेटिव Q, सेम चीज़ है हमने जो पहले क्वेश्चन में देखा था। अब यहाँ पर Q0 को स्क्वायर के सेंटर पे लाने के लिए कितना वर्क करवाना पड़ेगा वो फाइंड करना है। तो पहले तो इसको सेंटर पे लाने के लिए पहले मुझे सेंटर पे मिलने वाला टोटल पोटेंशियल फाइंड करना होगा। तो ए से मिलने वाला पोटेंशियल, बी से मिलने वाला पोटेंशियल, सी से और डी से मिलने वाला पोटेंशियल। तो अगर चारों का पोटेंशियल अगर सम करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव क्यू को पॉजिटिव क्यू कैंसिल कर देगा, नेगेटिव क्यू को नेगेटिव क्यू कैंसिल कर देगा, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही है चारों के। तो यहाँ पर चारों के डिस्टेंस सेम होने की वजह से जो टोटल पोटेंशियल मिलने वाला है वो यहाँ पर V = 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमें वर्क करना पड़ेगा उस Q0 चार्ज को सेंटर पे लाने के लिए, तो W0 वर्क = Q0 इंटू V, बट यहाँ पर V तो 0 हो गया है, तो W0 भी 0 हो जाएगा। तो टोटल हमें 0 वर्क करना पड़ेगा Q0 को E पॉइंट पे लाने के लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज। तो अब यहाँ पर बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी एक एक्सटर्नल फील्ड में कितनी होती है। एक्सटर्नल फील्ड की यहाँ पर हमने ई लिया है, ई हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। और यहाँ पर जो चार्ज लिया है वो क्यू जितना चार्ज है। तो यहाँ पर चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई भी इफ़ेक्टिव रिजल्ट नहीं लाता है, मतलब कि क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई असर नहीं होगा, राइट। अब मान लीजिए कि मुझे पी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है, तो पी पॉइंट पे पोटेंशियल, राइट। तो यहाँ पर जो आर जितना डिस्टेंस है वो आर जितने डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हमें मिलेगी U = Q इंटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट V/R। तो ये हमें मिली पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला, राइट।
अब यहाँ पर जो V ऑफ R है वो R डिस्टेंस के पॉइंट पे मिलने वाला एक्सटर्नल पोटेंशियल है, राइट। ओके, अब सपोज के जो चार्ज है वो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन जितना है, मतलब कि Q इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होगी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इतना कूलम चार्ज है हमारे पास, राइट। और जो डिफरेंस है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा वी, वो है 1 वोल्ट जितना, राइट। तो 1 वोल्ट जितना पोटेंशियल डिफरेंस है तो वो वैल्यूज़ में रखेंगे, तो यहाँ पर वैल्यूज़ होगी इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1। तो यहाँ पर आंसर होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, राइट। तो ये हमें पोटेंशियल एनर्जी मिली जूल के फॉर्म में, राइट। बट यहाँ पर ये जो जूल आंसर मिला, जो भी एनर्जी का आंसर, वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर उसके बदले लिख सकता हूँ कि इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग रेंज के अलग अलग जूल वैल्यूज़ होंगे, जैसे कि यहाँ पर पहली रेंज में ले रहा हूँ 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो किलो की वैल्यू क्या होती है, 10⁻³ और फिर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ पर आंसर होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻16 जूल। तो वो आंसर कन्वर्ट हो जाएगा जूल में। फिर 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 10⁻6, गीगा है तो 10⁻9, टेरा है तो 10⁻12। तो इसके हिसाब से हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अब यहाँ पर 2 चार्जेस है एक्सटर्नल फील्ड के अंदर, राइट। तो अब यहाँ पर Q1 जब कभी भी इनफाइनाइट डिस्टेंस से आएगा R1 डिस्टेंस पे, तो वहाँ पर जो वर्क होगा वो होगा Q1 इंटू वी ऑफ R1। तो यहाँ पर पहले जब Q1 आता था, राइट, तब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं था, तो तब हम लोग वर्क ज़ीरो ले लेते थे। बट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो Q1 को इनफाइनाइट डिस्टेंस से R1 डिस्टेंस पे लाएंगे, तब यहाँ पर कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो वहाँ पर वर्क W इज इक्वल टू, तब फॉर्मूला होगी Q1 और R1 डिस्टेंस पे मिलने वाला पोटेंशियल, मतलब कि V ऑफ R1। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल वहाँ पर ज़रूर होगा। अब यहाँ पर Q2 को इनफाइनाइट डिस्टेंस से R2 डिस्टेंस पे लाने के लिए जो भी वर्क करना पड़ेगा उसकी बात करते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके ऑपोजिट नहीं, बट Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट यहाँ पर अब वर्क फाइंड करना है। क्योंकि Q2 के लिए तो अब Q1 पहले से ही है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो अब Q2 पे तो दोनों ही वर्क मिलेंगे। तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके ऑपोजिट Q2 पे जो वर्क करवाएंगे उसकी फॉर्मूला, तो W, राइट, 2 इज इक्वल टू Q2 इंटू वी ऑफ R2। क्योंकि Q2 को हम लोग R2 डिस्टेंस पे रखेंगे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो वर्क करवाना पड़ेगा वो है। अब हम लोग Q1 चार्ज के कारण Q2 को प्लेस करने के लिए जो वर्क करवाएंगे उसकी मैं यहाँ पर अब फॉर्मूला लिखूँगा। तो W, राइट, 2 डैश इज इक्वल टू, अब Q1 के कारण है तो Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R12, राइट। R12 मतलब कि फर्स्ट और सेकंड चार्ज के बीच का डिस्टेंस, राइट। ओके, अब जितना भी यहाँ पर वर्क हो रहा है उन सभी वर्क का यहाँ पर मैं समेशन करूँगा। तो टोटल वर्क तो वो होगा W इज इक्वल टू W2 प्लस W2 डैश, राइट, इज इक्वल टू, अब उसकी फॉर्मूला होगी यहाँ पर Q2 इंटू V ऑफ R2 प्लस Q1 Q2
अपॉन 4πε0 R12, राइट। ये फॉर्मूला मिलेगी हमें टोटल वर्क Q2 को पर्टिकुलर R2 डिस्टेंस पे लाने के लिए। अब R2 डिस्टेंस मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर Q2 को भी इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे लाया, तो पहले से ही Q1 था और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाया, तो यहाँ पर दो वर्क करना पड़ा। Q2 V ऑफ R2 ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, और ये वर्क जो है वो पहले से ही Q1 चार्ज के कारण हुआ जो वर्क है वो है। तो R12 डिस्टेंस मतलब कि Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस, और R2 बीच डिस्टेंस मतलब कि जो पॉइंट है उससे Q2 तक का डिस्टेंस, राइट। तो यहाँ पर टोटल जो हम लोग सिस्टम यहाँ पर अरेंज कर रहे हैं उसके कारण टोटल जो वर्क करना पड़ा उसकी मैं अब फॉर्मूला लिख रहा हूँ। यहाँ पर सभी वर्क का समेशन किया Q1 V ऑफ R1 फर्स्ट चार्ज के कारण, फर्स्ट चार्ज पे जो भी वर्क करना पड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, सेकेंड चार्ज पे जो भी वर्क करना पड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, और सेकेंड चार्ज पे दूसरा वर्क करना पड़ा फर्स्ट चार्ज के कारण। तो सभी का यहाँ पर समेशन किया, और वो सभी समेशन और कुछ नहीं बट हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि सिस्टम की वजह से, सिस्टम के अरेंजमेंट की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर हो रही है। तो यहाँ पर जो वर्क हमने किया वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुई। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम consisting of two charges 7 microcoulomb and -2 microcoulomb and with no external field placed at -9 centimeter 00 and 9 centimeter 00 respectively. How much work is required to separate the two charges infinitely away from each other? Suppose that the same system of charge is now placed in an external electric field E is equal to A bracket 1 upon R square, where A is equal to constant value. What would the electrostatic energy of the configuration be? तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। पहले जो दो चार्जेस है हमारे पास 7 माइक्रोकुलम और -2 माइक्रोकुलम, दोनों को हमने एक अलग अलग पोजीशन पे रखा है। मतलब कि ये एक नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में 9 सेंटीमीटर पे और ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव 9 सेंटीमीटर पे रखा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, राइट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पहली ये चीज़ फाइंड करनी है, और दूसरी ये चीज़ कि यहाँ पर दोनों चार्ज को एक दूसरे से अलग इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा वो यहाँ पर फाइंड करना है, राइट। और तीसरा है कि यहाँ पर कंडीशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर टोटल कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी। तो पहले हम लोग सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी फाइंड कर लेते हैं पूरे सिस्टम की। तो यहाँ पर पहली फॉर्मूला होगी U इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4πε0 इंटू R, राइट। अब वैल्यूज़ लिख लेते हैं। तो 1 अपॉन 4πε0 उसकी वैल्यू फिक्स है और वो है K की वैल्यू है 9 इंटू 10⁹। फिर Q1 आता है वो है 7 माइक्रोकुलम, तो 7 इंटू 10⁻⁻6। फिर है Q2 तो -2 इंटू 10⁻⁻6, राइट। और फिर डिस्टेंस बिटवीन देम वो है 9 और 9, टोटल 9 to 9 डिस्टेंस होगा, तो टोटल 18 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.18 होगा, राइट। तो यहाँ पर आफ्टर कैलकुलेशन जो आंसर यहाँ पर मिलेगा वो होगा -0.7 जूल। तो ये सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिली। अब यहाँ पर दोनों चार्ज को एक दूसरे से इनफाइनाइट सेपरेशन ले जाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा उसकी फॉर्मूला, तो W इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि दोनों ही इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो पोटेंशियल एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तो वो हो जाएगी ज़ीरो। और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी U जो हमने यहाँ पर फाइंड की तो उसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो इज इक्वल टू 0 माइनस -0.7, राइट। तो माइनस माइनस बिकम्स पॉजिटिव, तो इज इक्वल टू पॉजिटिव 0.7 आएगा, तो 0.7 पॉजिटिव जूल।
तो ये वर्क है दोनों को सेपरेट करवाने के लिए। अब यहाँ पर दोनों ही चार्ज की एक दूसरे से इंटरेक्शन जब होगी तब एनर्जी चेंज नहीं होगी। तो जब कभी भी एक दूसरे से इंटरेक्शन होगा दोनों चार्ज में एनर्जी चेंज नहीं होने वाली। तो इसीलिए यहाँ पर जो टोटल वर्क है उसकी फॉर्मूला अगर लिखें तो पहला Q1 V ऑफ R1 और दूसरा है Q2 V ऑफ R2, राइट। तो इज इक्वल टू, अब हमें यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है इसके हिसाब से A इंटू 1/r²। बट अगर पोटेंशियल है तो पोटेंशियल के हिसाब से वो 1/r हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ओनली r। सो इसीलिए वहाँ पर A इंटू 7 माइक्रोकूलम जो कि चार्ज है अपॉन ओनली डिस्टेंस जो कि 9 सेंटीमीटर है, मीटर में वो हो जाएगा 0.09, राइट। सिमिलरली अब माइनस आगे आ जाएगा, A 2 माइक्रोकूलम, फिर से 9 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.09, राइट। तो यहाँ पर ये फॉर्मूलाज मिलेगी दोनों के सिस्टम की वजह से। अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला लिखेंगे तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी उसकी फॉर्मूला में तीसरा टर्म भी ऐड हो जाएगा जो कि Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R12 है। तो यहाँ पर ये दोनों टर्म तो एज इट इज़ ही होंगे, तो A इंटू 7 माइक्रोकूलम अपॉन 0.09, राइट। दूसरा टर्म है A इंटू 2 माइक्रोकूलम अपॉन 0.09 और तीसरा टर्म है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी अब तक हमने फाइंड कर ली है, वो है नेगेटिव 0.7। तो दोनों की पोटेंशियल एनर्जी उसमें ऐड करेंगे, बट नेगेटिव साइन की वजह से यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा, तो नेगेटिव 0.7 जूल, राइट। अब यहाँ पर ए की वैल्यूज़ रखेंगे, ए की वैल्यूज़ यहाँ पर दी गई है, तो उसकी वैल्यूज़ रखने के बाद जो आंसर मिलेगा वो यहाँ पर लिखूँगा, वो है 70। दूसरे टर्म में वैल्यूज़ रखने के बाद जो आंसर मिलेगा वो है 20, और तीसरे में तो -0.7 ही है, तो -0.7। तो इसकी कैलकुलेशन का यहाँ पर आंसर मिल रहा है वो है इज इक्वल टू 49.3 जूल। तो यहाँ पर ये जो हमें वैल्यू मिली वो वैल्यू है पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की कॉन्फ़िगरेशन की। तो पूरी एनर्जी जो कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि दोनों सिस्टम दोनों चार्जेस को पास लाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो एनर्जी की ये एक वैल्यू है 49.3 जूल। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। मतलब कि डाइपोल को जब कभी भी हम लोग एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये हमें यहाँ पर जानना है। तो डाइपोल मतलब पॉजिटिव क्यू नेगेटिव क्यू चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2a जितना। ये जो प्रोजेक्शन है वो हो जाएगा थीटा वाला प्रोजेक्शन, मतलब कि a cos थीटा। यहाँ पर ये प्रोजेक्शन -a cos थीटा आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर एंगल थीटा है, राइट। तो -a cos थीटा। अब यहाँ पर जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से यहाँ पर फोर्स एग्जर्ट होगा, तो पॉजिटिव क्यू चार्ज पे फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, मतलब कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और नेगेटिव क्यू चार्ज पे फोर्स एग्जर्ट होगा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, राइट। तो इस डायरेक्शन में यहाँ पर फोर्स होगा, तो दोनों ही डायरेक्शन अपोजिट है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक फिजिकल एक ऑब्जेक्ट है रॉड जैसा, तो दोनों पे ही फोर्स, अगर दोनों एंड्स पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे तो वहाँ पर वो सर्कुलर मोशन करने के लिए ट्राई करेगा, राइट। तो जब जहाँ कहीं भी सर्कुलर मोशन आएगा वहाँ पर टॉर्क आएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डाइपोल पे मिलने वाला टॉर्क उसकी फॉर्मूला होगी वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर पी डाइपोल मोमेंट इनटू क्रॉस वेक्टर ई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट होगा, राइट। तो यहाँ पर जो भी टॉर्क लग रहा है एक्सटर्नल टॉर्क, राइट,
तो एक्सटर्नल टॉर्क ऐसे लगेगा कि वो उसके रिस्टोरिंग टॉर्क को नेग्लेक्ट कर देगा, राइट। तो यहाँ पर मान लीजिए कि एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है, तो ये जो डाइपोल है वो रोटेट कर रहा है, और वो रोटेशन में जो एंगुलर रोटेशन हो रहा है वो है θ0 to θ1। तो यहाँ पर एंगुलर रोटेशन में कितना वर्क हो रहा है उसकी फॉर्मूला की बात करें तो एंगुलर रोटेशन में होने वाला वर्क, तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन θ0 to θ1, राइट। तो वहाँ पर टॉर्क, एक्सटर्नली जो टॉर्क लग रहा है वो इंटू डी थीटा, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो ये जो फॉर्मूला है वो एग्जैक्टली जो लीनियर हम लोग फोर्स फाइंड करते हैं वैसा ही है। वर्क इज इक्वल टू लीनियर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर वर्क इज इक्वल टू टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो वैसा ही ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर टॉर्क एक्सटर्नल की फॉर्मूला लिखे तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन θO टू θ1, राइट। PE साइन थीटा, क्योंकि वहाँ पर तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन होता है साइन थीटा डी थीटा, राइट। तो अब यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा का, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन आता है कॉस थीटा, राइट। तो एक्चुअली वो जो इंटीग्रेशन है वो नेगेटिव इंटीग्रेशन होगा, PE तो कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर, तो यहाँ पर साइन का होगा माइनस कॉस थीटा, और लिमिट्स आएगी, अपर लिमिट होगी θ1, लोअर लिमिट होगी θO। तो अब हम लोग यहाँ पर लिमिट्स रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो इज इक्वल टू PE, अपर लिमिट है माइनस कॉस θ1 माइनस माइनस प्लस कॉस θO, राइट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दी। अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो और सिंप्लीफिकेशन से यहाँ पर PE एज इट इज़ ब्रैकेट कॉस θO माइनस कॉस θ1, तो ये हमें वर्क की फॉर्मूला मिली, राइट। क्योंकि जो भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट θO टू θ1, तो उसके लिए जो वर्क मिल रहा है उसकी ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर ये जो भी वर्क हो रहा है वो एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में अगर स्टोर हो रहा है तो यहाँ पर हम लोग यही चीज़ U लिख सकते हैं क्योंकि वो पोटेंशियल एनर्जी ही है, राइट। अब हम लोग केस यहाँ पर एज्यूम करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर मैं डाइपोल को π/2 जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करवा रहा हूँ, तो यहाँ पर फॉर्मूला के हिसाब से हमें फॉर्मूला मिलेगी, तो यहाँ पर जो एंगल होगा वो π/2 होगा एंड कॉस थीटा एज इट इज़, तो कॉस π/2 की वैल्यू होगी 0, तो हमारे पास फॉर्मूला बचेगी माइनस PE कॉस थीटा, राइट। अब माइनस PE कॉस थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड E, तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट आएगा, तो डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से फॉर्मूला अब होगा इज इक्वल टू माइनस वेक्टर P डॉट वेक्टर E। तो ये हमें जो फॉर्मूला मिली वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला है, राइट। जब कभी भी यहाँ पर π/2 जितना रोटेशन होगा तब मिलने वाला पोटेंशियल एनर्जी, उसकी ये फॉर्मूला है। अब हम लोग यहाँ पर पहले जैसा एक इक्वेशन एज्यूम करेंगे, तो यहाँ पर टोटल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला मुझे डिराइव करनी है। तो मान लीजिए कि पहले यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव Q आया था, तो वहाँ पर पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो वहाँ पर वर्क करना पड़ेगा Q पे, यहाँ पर Q को लाने के लिए। फिर नेगेटिव Q को यहाँ पर लाएंगे तो वहाँ पर भी वर्क करना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और पॉजिटिव Q चार्ज भी है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग मैं पोटेंशियल एनर्जी की यहाँ पर फॉर्मूला लिखूँगा। ये दोनों टर्म्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जब कभी भी हम लोग चार्जेस को यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तब जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर लागू हो रहा है उसकी ये फॉर्मूला है। अब मैं दोनों के ही कारण, दोनों चार्जेस के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है उसकी यहाँ पर फॉर्मूला लिखूँ तो एक टर्म और ऐड हो जाएगी और वो होगी Q² अपॉन 4πε0, और दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है 2a जितना, तो 2a आ जाएगा, राइट।
अब यहाँ पर जो फोर्स यहाँ पर लगेगा, राइट, तो यहाँ पर फोर्स एक्स डायरेक्शन में, अगर फोर्स एक्स डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इसी डायरेक्शन में अगर लें तो डिस्प्लेसमेंट एक कॉस थीटा जितना होगा, राइट। तो यहाँ पर वी ऑफ आर वन, राइट, तो उसकी अगर बात करें तो उसकी फॉर्मूला में माइनस ए कॉस थीटा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड होगा तो माइनस ए कॉस थीटा इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। और वी ऑफ आर टू तो वहाँ पर प्लस ए कॉस थीटा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दोनों का ही डिफरेंस लेंगे, वी ऑफ आर वन माइनस वी ऑफ आर टू, तो वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। वहाँ पर डिफरेंस तो वी ऑफ आर वन माइनस वी ऑफ आर टू, तो यहाँ पर माइनस टू ए कॉस थीटा इंटू ई, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मिला। अब पोटेंशियल डिफरेंस, राइट, तो टू ए इंटू ई। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस मिला उसको हम लोग मेन फार्मूला में रखेंगे, मतलब कि इस फार्मूला में रखेंगे वी ऑफ आर वन माइनस वी ऑफ आर टू, राइट। तो टू ए इंटू क्यू तो पहले मिल जाएगा, टू ए इंटू क्यू मतलब कि वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसीलिए वहाँ पर पहले माइनस पी आ जाएगा क्योंकि क्यू इंटू टू ए, तो वहाँ पर पी आ जाएगा और माइनस एज इट इज़, और फिर ई कॉस थीटा एज इट इज़, तो यहाँ पर पी ई कॉस थीटा, राइट। पी कॉस थीटा के बाद जो लास्ट टर्म बचता है वो है माइनस क्यू स्क्वेयर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन ज़ीरो इंटू टू ए एज इट इज़, राइट। तो ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिली। अब ये कॉस थीटा वाला टर्म है तो इसको मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम लोग लिख सकते हैं यू डैश ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई, एंड ये जो सेकेंड टर्म है वो एज इट इज़, मतलब कि माइनस, राइट। तो यहाँ पर माइनस वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन ज़ीरो इंटू टू ए। तो ये पूरी पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी जब कभी हम लोग इस दोनों चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे, तब पूरे कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी की ये फॉर्मूला है। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल है, a molecule of a substance has a permanent electric dipole moment of magnitude 10 raised to minus 29 coulomb into meter. A mole of this substance is polarized at low temperature by applying a strong electrostatic field of magnitude 10 raised to 6 volt meter inverse. The direction of the field is suddenly changed by an angle of 60 degree. Estimate the heat release by the substance in aligning its dipoles along the new direction of the field. For simplicity, assume 100% polarization of the sample. 1 mole is equal to 6 into 10 raised to 23 molecules. तो यहाँ पर एक सब्सटेंस है, उसके यहाँ पर मॉलिक्यूल्स है 10 रेज़ टू माइनस 29 कूलम इंटू मीटर, जिसकी ये जो वैल्यू हमारे पास है वो है परमानेंट डायपोल मोमेंट। तो परमानेंट डायपोल मोमेंट की वैल्यू है हमारे पास। फिर यहाँ पर जो 1 मोल सब्सटेंस है वो लगभग 10 रेज़ टू 6 वोल्ट मीटर इनवर्स जितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी एंगल 60 डिग्री जितना हम लोग चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर जो भी डायपोल्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में अलाइन होने के लिए जो भी हीट रिलीज़ करता है वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है, राइट। तो पहले स्टार्ट करेंगे टोटल डायपोल मोमेंट। तो टोटल डायपोल मोमेंट उसकी फॉर्मूला से, तो टोटल डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो वो है 6 इंटू 10 रेज़ टू 23 इंटू 1 डायपोल मोमेंट। 1 मॉलिक्यूल डायपोल मोमेंट इज 10 रेज़ टू माइनस 29, तो इसका आंसर होगा 6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 6 कूलम इंटू मीटर। तो ये टोटल डायपोल मोमेंट मिलेगी। अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला होगी यू आई इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा, राइट। तो वैल्यूज़ रखेंगे, पी कितना है तो वो है 6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 6, ई इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी दिया गया है वो है 10 रेज़ टू 6, कॉस, तो कॉस की वैल्यू इनिशियल लेंगे 0 क्योंकि वही रेफरेंस होगा, तो उसका आंसर हमें मिलेगा इज इक्वल टू
-6 जूल। तो ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है। अब हम लोग फाइंड करेंगे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो UF इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला -P cos थीटा। तो वैल्यूज़ रखेंगे 6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻6। बट अब हमारा थीटा जो होगा वो 60 डिग्री हमने चेंज कर दिया है, तो cos 60 मतलब कि उसकी वैल्यू 1/2। तो यहाँ पर हाफ हो जाएगा, तो -3 जूल वो हमारा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हमें फाइंड करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस मतलब कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब -3 माइनस -6, तो -3 + 6 होगा, राइट। तो यहाँ पर +3 होगा, तो +3 जूल। तो ये डिफरेंस होगा पोटेंशियल एनर्जी का, राइट। तो यहाँ पर जो भी पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज़ हो रही है, और जो डाइपोल है उसमें जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस के द्वारा यहाँ पर हीट रिलीज़ हो रही है।